नमस्कार मित्रों, खंबात शनि मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी लोग कई बार सोचते हैं कि आपके दिन बहुत अच्छे जाते हैं और कई दिन बहुत बुरे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका भी एक रीजन है, इसका भी एक कारण है। वो आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, शास्त्रों के हिसाब से कर्मों के जो खेल है वो तो सही बात है। आप जो कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इस जन्म का कर्म भी हो सकता है और गया जन्म जो आप बोल रहे हैं, जो आपका जन्म हो चुका है, उसका भी कर्म आपको इस जन्म में मिल सकता है। मगर मित्रों, एक बार और भी बता देता हूँ कि ज्योतिष शास्त्रों में 9 ग्रह बताए गए हैं। इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, ये और केतु 9 ग्रह हैं। और 9 ग्रह जो है सबका एक स्थान, यानी कि कुंडली के अंदर 12 स्थान होते हैं, 12 भाव होते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, षष्ठम स्थान, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, ये 12 स्थानों की कुंडली बनी हुई है। किसी की भी आदमी की कुंडली आप देख लो, चाहे औरत की देखो या पुरुष की, मेल या फीमेल, ये 12 स्थान सभी के अंदर होंगे। और 12 स्थान जो है उसमें ग्रहों का परिभ्रमण, यानी कि गोचर भी बोलते हैं, कि एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने की गति को ये बोलते हैं, यानी कि ग्रह रन कर रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं मित्रों, ये जो 9 ग्रह है वो अलग अलग स्थानों में घूमते हैं, अलग अलग स्थानों में गोचर करते हैं, तो उसका फल भी अलग अलग तरह से आपको मिलता है। तो मान लीजिए कि आपके कुंडली के अंदर सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह जो इसको बोलते हैं, उसको आप उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। उसके बाद अष्टोत्तरी दशा आती है और विषोत्तरी दशा भी आती है। ये दशाओं की मैं फिर बात करूंगा। अब मान लीजिए कि सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह जब चलता है तो एक राशि में 1 महीना लगातार रहता है। 30 अंश जिसको बोलते हैं, एक राशि में 30 अंश आते हैं। सूर्य चलता है एक स्थान में 1 महीना चलता है, 1 महीना रुकता है, फिर आगे चलता है। अब देखो, सूर्य जब चलता है और मान लीजिए कि जन्म का शनि वहां पे रुका है, जन्म का शनि और गोचर का सूर्य, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। कई लोग को मालूम नहीं होता है, कई लोग उसे अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, मगर जन्म का ग्रह और सूर्य का गोचर, ये दोनों में बहुत डिफरेंटता आती है। अब मान लीजिए कि जन्म के शनि से ऊपर से, जन्म के शनि से ऊपर से सूर्य जब चलता है, ठीक है, 1 महीना 30 दिन, तो उस 30 दिन में आपको कई सारी रुकावटें आती है। ये जो महीना है आपको बहुत कष्टदायक चलता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कष्ट कैसे पड़ता है? तो मान लीजिए कि शनि जो है उसकी राशि कौन सी है? मकर और कुंभ। अब आपके लग्न स्थान में या चंद्रमा के, चंद्र राशि भी, चंद्र कुंडली भी बोलते हैं, वो दोनों अलग अलग है। जहां जहां भी मकर राशि और कुंभ राशि आती हो, वहां वहां आपको तकलीफें पड़ सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि मकर और कुंभ कहाँ है? आपको ये भी सवाल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों,
लग्न स्थान से कहीं पर भी, आगे मैंने बोला ना, कहीं पर भी मकर और कुंभ राशि आती होगी, आप गिन लीजिए, वरना आपकी जो जन्म पत्रिका है उसे खोलकर आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं आपको 10वीं राशि और एकादशवीं राशि यानी कि कुंभ, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। अब मान लीजिए कि पहले स्थान में है तो पहला स्थान तो शास्त्रों ने सिर बोलते हैं, आपको टेंशन आना, आप कभी बीमार भी पड़ सकते हो। अब आप मान लीजिए कि ये राशि आपके दूसरे भाव में है तो क्या होगा, तो दूसरा स्थान वो पैसे का है, आपको पैसे की थोड़ी तकलीफ भी पड़ सकती है। आपको जो पैसे है, रुपया है, वो आपने कहीं पे दे रखा है, वो वापस भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि मकर या कुंभ राशि तीसरे स्थान में है, तो तीसरे स्थान का जो अधिपत्य है वो छोटी सी यात्रा प्रवास बोलते हैं। मान लीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है और वहां जाने से आपका काम होने वाला है, तो आप जा नहीं सकते, या जाते हैं तो रुकावट आती है, और रुकावट भी आ सकती है। और ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि आप चले तो गए, मगर उसमें क्या होगा, आप जहाँ जा रहे हो यात्रा में, प्रवास में, वहां बहुत सारी तकलीफें झेल कर आप जा रहे हैं, आपको यात्रा में, प्रवास में रुकावट आ सकती है। मान लीजिए कि आपने बहुत मन कर लिया, बहुत शक्ति इकट्ठी कर ली और यात्रा प्रवास में आप निकल गए, और वहां जहां जाने वाले हो वहां जो आदमी है आपको नहीं भी मिल सकता, या आपको बेवकूफ भी बना सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप जाते हो वो आदमी आपकी मदद ना करे, वो बंदा आपकी मदद भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि चतुर्स्थान घर और गांव का होता है। मान लीजिए कि कुंभ राशि, मकर राशि वहां पे आती हो, यहाँ शनि बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां से सब सूर्य का गोचर परिभ्रमण होगा, तब आपके घर के अंदर प्रॉब्लम होगा, आपके गांव में आपके साथ किसी की लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, या किसी के साथ मन दुख भी हो सकता है, कई सारी परेशानियां आ सकती है। मान लीजिए कि चौथे स्थान के बाद पंचम स्थान आता है। पंचम स्थान आपकी विद्या अभ्यास का बताते हैं, पूर्व जन्म का भी बताते हैं, और आपके संतान का भी सुख दिखाते हैं। अब पंचम स्थान पे मान लीजिए मकर राशि है, कुंभ राशि है, तो वहां से जब शनि बैठा है और सूर्य का भ्रमण शुरू हो गया, तो आपके पुत्र या पुत्री, आपका जो प्रथम संतान बोलते हैं, उसको कई सारी तकलीफें हो सकती है। मान लीजिए कि अभी शादी नहीं हुई, तो आपका आप अभ्यास कर रहे हो तो आपके अभ्यास में भी रुकावट आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो बने बिगड़े काम है वो भी बिगड़ सकते हैं। अब आपको बता दूं, पंचम स्थान के बाद छठा स्थान, वो मामा का स्थान भी बोलते हैं, शत्रुओं का स्थान भी बोलते हैं। अब मामा यानी कि आपके मम्मी के भाई, वहां कई सारी तकलीफें भी हो सकती है। वहां आपके मामा के साथ, मौसाल के साथ आपके रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मामा के घर में कोई तकलीफ भी आ सकती है। तो आपकी कुंडली से मौसम पक्ष का भी पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए छठम स्थान के बाद सप्तम स्थान आ रहा है। सप्तम स्थान में मकर राशि या कुंभ राशि आती है, और सूर्य का भ्रमण भी चल रहा है, या शनि जहां बैठा है वहां शनि के ऊपर से सूर्य का भ्रमण चल रहा है। तो सप्तम स्थान में ये दोनों राशि आती है, तो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सप्तम स्थान यानी आपका पार्टनर का स्थान भी कहते हैं। पार्टनर यानी मान लीजिए कि आप किसी का बिजनेस करते हो, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो पार्टनर है, वो आपका उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टनर आपको छोड़कर भी चला जाता है। ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि आपकी पत्नी और आपके बीच में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। अब
सप्तम स्थान के बाद अष्टम स्थान। अष्टम स्थान यानी कि गुप्त बीमारी। कई बार ऐसा भी हमने देखा है, कई रिपोर्टों में कई लोग हमारे पास आते हैं और ऐसा बोलते हैं कि पंडित जी, गुरु जी, हमने बहुत सारी दवाइयाँ की, आयुर्वेदिक की, एलोपैथिक की, वो किया, ये किया, मगर इस बीमारी का कोई पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं गोलियां खाओ, गोलियां खाओ, गोलियां खा के भी थक गए हैं, फिर भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो उस समय ये गोचर का भ्रमण आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आगे आपको बोलता हूं अष्टम स्थान के बाद नवम स्थान। अब देखो नवम स्थान जो है, नवम स्थान वो आपको भाग्य का है, भाग्य यानी नसीब। तो उसमें शनि चाहे किधर भी बैठा हो, उसके ऊपर से सूर्य का भ्रमण हो, मकर राशि या कुंभ राशि आती हो, तो आपका जो भाग्य है वो उदय नहीं होने वाला। आपको कई सारी तकलीफें पड़ती है, आपके सभी काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है अरे यार मेरा ये काम होने वाला था, मगर ये भाई ने फोन नहीं उठाया इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको बोलेगा कि भाई मैं कल आप तेरे को से पैसे दे जाऊंगा, और वो भाई अचानक आए ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका बंदा, आपका फ्रेंड, आपका मित्र आपको बोलेगा कि मेरी उस जगह पे पहचान है, वहां जाएंगे तो तेरा काम हो जाएगा, मगर वो आया ही नहीं। वरना वो मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आ जाता है और जो सामने वाला हो आपका काम नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। अब नवम स्थान के बाद आगे देखिए, नवम के बाद दसम स्थान। दसम स्थान किसका है? पिता का भी है। मान लीजिए कि शनि कहाँ जहां कहीं भी बैठा हो, शनि चाहे किधर भी बैठा हो, मगर उसके ऊपर से सूर्य का भ्रमण चल रहा है और मकर और कुंभ राशि आती हो वहां, तो आपको पिता को तकलीफ झेलनी पड़ती है। कई बार हमने देखा है कि पिता की नौकरी चली जाती है, या व्यापार धंधा में थोड़ा घोटाला भी हो सकता है, पिता को बीमारी भी लागू हो सकती है, घर में पिता का और पुत्र का थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं, ऐसा भी होता है। दसम स्थान के बाद एकादश स्थान आता है। जन्म का शनि कहाँ भी बैठा हो और मान लीजिए मकर या कुंभ राशि वहां आती है, तो आपके बेनिफिट, जो एकादश स्थान को लाभ का स्थान बोला है, वो लाभ आपको नहीं मिल सकते। ठीक है। एकादश स्थान के बाद द्वादश स्थान यानी 12वां स्थान। 12वां स्थान 4, 8 और 12 ये स्थानों में शास्त्रों के अनुसार अशुभ मानते हैं। ये स्थानों में कोई भी ग्रह हो आपको अशुभ दे सकता है। मान लीजिए कि मकर या कुंभ राशि 12वें स्थान में आती हो, जन्म के शनि, वहां से शनि के ऊपर से सूर्य का भ्रमण हो और ये राशि या मान लीजिए द्वादश स्थान में आती है, तो आपके खर्च बढ़ने लगते हैं। खर्च कैसे बढ़ते हैं? मान लीजिए कि ये महीने आपको ऐसा पता है कि भाई मेरा 25,000 या 30,000 का खर्च है, तो कहीं पे आपसे दवा खाना, हॉस्पिटल का खर्च आ जाता है, या आपके अंगत शत्रु खड़े हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिससे पैसा दिया है वो पैसा आपको नहीं वापस दे रहा है, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। अब तो मैंने 12 स्थान का बोल दिया। अब आप तो सोचते लगे थे पंडित जी सब बुरा बुरा ही बोल रहे, अच्छा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो आपको ये भी बता दूं, ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा भी स्थान है कि वहां आपको बेनिफिट मिलता है। किस तरह से? तो गुरु महाराज का ले लीजिए। गुरु जो महाराज जो है एक राशि में 13 महीने रहते हैं। एक स्थान में बैठ जाए तो 13 महीना तक वो कुछ काम नहीं करते, वहां ही बैठे रहते हैं, मगर आपका काम जरूर करेंगे। आपका काम जरूर करेंगे। किस तरह से मैं आपको बता दूं
कि गुरु जहां बैठता है, गुरु जहां बैठता है वहां से जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वो काम जल्दी से बनना शुरू हो जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गुरु कहाँ बैठा है, गोचर का गुरु कहाँ है, जन्म का गुरु कहाँ है? तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए गुरु की राशि धन और मकर, धन और मीन है, सॉरी, गुरु की राशि धन राशि और मीन राशि है। ये राशि खुद की है और बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो सकते हैं आप। आपका गुरु धन का या मीन का हो तो आपकी जन्म कुंडली खोलिए अभी और चेक कीजिए कि आपका गुरु कौन सी राशि में है, धन राशि या मीन राशि। इन दोनों में से कोई भी एक राशि का जो आपका गुरु है तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान मेल या फीमेल हो सकते हैं। अब देखो, मैंने आगे भी बताया कि गुरु जहां बैठता है वहां बिगाड़ता है और जहां देखता है वहां शुभ फल देता है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, मान लीजिए कि लग्न स्थान में ही गुरु बैठा है और पहली दृष्टि कहां पड़ेगी, सप्तम स्थान पर। ये पूर्ण दृष्टि मानी गई है। तो मान लीजिए सप्तम स्थान यानी लग्न स्थान, लग्न में बैठा है और सप्तम स्थान में देख रहा है। तो आपको बता दो मित्रों, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आपकी जल्द से जल्द शादी होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे उपाय करते हुए मगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मगर मान लीजिए कि लग्न स्थान में जब गुरु भ्रमण करता है और धन या मीन का होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, तो जल्दी से जल्दी शादी हो सकती है। कई बार हमने देखा है कि ये अंगूठी पहनते हैं, वो अंगूठी पहनते हैं, बहुत समय निकल जाता है, फिर भी निराश होकर आदमी बैठ जाता है और बोलता है कि यार मेरी तो शादी नहीं हो रही। मगर जब लग्न स्थान में गुरु आता है तो आपकी शादी जल्दी जल्दी होती है, रिश्ते आने वाले होते हैं। मान लीजिए आप लड़की है तो लड़के वाला आपके सामने से आएंगे। मान लीजिए आप लड़के वाले हैं तो लड़की वाले आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, आपको पूछेंगे कि भाई आपका लड़का कितने साल का है, क्या कर रहा है, हमारा लड़की आपको लड़का को पसंद करती है, तो आपकी शादी भी हो जाती है। अब ये बात तो रही पहले स्थान की। अब दूसरे स्थान की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि धन राशि और मीन राशि दूसरे स्थान में है और गोचर का गुरु वहां से भ्रमण करता है तो उसकी सीधी दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी। तो आपके मान लीजिए कि बहुत सारी पुरानी बीमारी है मगर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये समय में आपको ऐसा इलाज मिलेगा कि वो बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। कई बार हमने देखा है मित्रों, कितने लोगों को हमने देखा है कि ऐसा भी होता है कि कई सारी दवाइयां कर करके थक जाते हैं मगर कोई सुझाव नहीं मिल रहा। मगर जब गुरु दूसरे स्थान से भ्रमण करता है और अष्टम स्थान पर उसकी सीधी दृष्टि पड़ती है तो ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाता है, ऐसा कोई वैद्य मिल जाता है, ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाती है या अपने आप भी ठीक हो जाता है। कोई दवा न करो तो भी कई लोग को ठीक होते हमने देखा है। ये गुरु का शुभ फल है। अब आगे मैं बताता हूं। मान लीजिए कि तीसरे स्थान में गुरु भ्रमण कर रहा है तो भी बढ़िया सोचने की बात है भैया। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, तीसरे स्थान से जब भी गुरु भ्रमण करेगा तो उसकी पहली दृष्टि सप्तम स्थान पे यानी कि नवम स्थान में पड़ेगी और नवम स्थान यानी भाग्य का स्थान है। ठीक है, नवम स्थान भाग्य का स्थान है। अब नवम स्थान में गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपका भाग्य का उदय होगा। भाग्य उदय यानी आपके सारे बिगड़े काम, आपने जो जो सोच रखा है, आपके जो जो भी सपने हैं, आप कितने भी चाहे मेहनत करते हो और वो काम नहीं हो रहे तो ये गुरु महाराज आपके सब काम कर देंगे। ठीक है, आगे बताता हूं। तीसरा स्थान के बाद कौन आता है? चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान में जब गुरु भ्रमण करता है तो उसकी दृष्टि पड़ती है दसम स्थान में। ठीक है, दसम स्थान यानी बिजनेस, धंधा, पिता,
या जंगम मिलकर भी खरीद सकते हो। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार हमको ये खेत लेना है। कई लोग बोल रहे यार हमारे को प्रॉपर्टी लेनी है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, सोना लेना है, चांदी लेना है, मगर कुछ होता नहीं है। मगर अब आपका समय आ गया है। मान लीजिए कि आपकी धन राशि और या मीन राशि चतुर्थ स्थान में है और गोचर शुभ फलदायक है और दसम स्थान में दृष्टि पड़ती है, तो आपके मकान बनने के चांस हुए। आपको प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी। आपका मकान तो एक है, कई लोग एक मकान लेते हैं, 2 मकान लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं। कई लोगों को चलेगा एक भी मकान नहीं होता। तो इस समय में आपका मकान या प्रॉपर्टी खरीदने का चांस बहुत ही बढ़िया है। फिर आता है पंचम स्थान। पंचम स्थान से गुरु जब भ्रमण करता है तो सीधे एकादश स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो क्या होता है, एकादश स्थान में क्या होता है, सारे बेनिफिट वो गुरु महाराज आपको देंगे। बेनिफिट यानी लाभ, जो लाभ आपकी किस्मत में लिखे हैं और अभी तक आपको नहीं मिले हैं, ये इस बार ये मिलना तय है। अब आता है छठम स्थान यानी द्वादश स्थान। द्वादश स्थान में तो क्या है, खर्च लिखा है ऋषि मुनि ने, मगर ये गुरु आपको पूजा कराएगा, पाठ कराएगा, मंदिर कराएगा, यात्रा कराएगा, अच्छे काम ये गुरु महाराज आपको कराएंगे। अब आता है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान में गुरु का भ्रमण क्या लाभ होगा, पहले स्थान को देखेगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा। आप बहुत क्रोधी हो तो थोड़ा गुस्सा भी कम हो जाएगा। चिंता यानी परेशानी, आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां ये गुरु महाराज की दया से धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब आता है अष्टम स्थान। अष्टम स्थान में गुरु भ्रमण करता है तो क्या होता है, तो अष्टम स्थान से ये गुरु दूसरे स्थान को देखता है। ठीक है, अब देखता तो है तो क्या है, मान लीजिए आपको पैसे नहीं आ रहे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपका कुटुंब है, आपका भाई बंधु है या आपका परिवार है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब आता है नवम स्थान। तो तीसरे स्थान को देखेगा, छोटी छोटी यात्राओं, मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है तो आप वहां नहीं जा पा रहे हो, तो ये समय आ गया है। नवम स्थान में जब गुरु आएगा तो सीधे तीसरे स्थान में दृष्टि करेगा और आपको कहीं भी जाना हो तो आप खुले मन से जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे भी मैं आपको बोला रहा हूं। अब आ गया चतुर्थ स्थान। ठीक है, चतुर्थ स्थान में गुरु भ्रमण कर रहा है तो आपके सीधे दसम स्थान में दृष्टि करेगा। दसम स्थान में दृष्टि करेगा तो आपका अच्छा होगा, पिता का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये गुरु की दया है। अब मैंने आपको शनि की बात की, गुरु की बात की। अब मैं आपको बताता हूं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो है ना वो उल्टा चलता है, सब सीधे चलते हैं मगर राहु उल्टा चलता है और सूर्य पर भी ग्रहण लगा सकता है राहु। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो बोलते हैं ना, ये राहु के कारण होता है। राहु ग्रह जो है, मान लीजिए वो अपने मित्र और शत्रु ग्रह के हिसाब से आपको फल देंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहु के शत्रु कौन है, सूर्य चंद्र, ये परम शत्रु है। सूर्य चंद्र ये राहु के परम शत्रु है और सूर्य चंद्र उसके प्रबल शत्रु होने के कारण, अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गुरु जी, पंडित जी, आपने मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह के बारे में तो बताया, मगर मित्र ग्रह के बारे में बताओ
तो ये भी सुन लीजिए। राहु के परम सब मित्र ग्रह शुक्र है, शनि है। शुक्र के साथ बहुत अच्छी बनती है राहु की, शनि के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, और बुध के सम जैसा रहता है। अब मान लीजिए कि राहु ग्रह है, शनि से ऊपर शुरू होता है। ठीक ठीक देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जभी जभी ये ग्रह शनि पर से चलता है, राहु पे चलता है, और आपकी कुंडली में शनि राहु बलवान है, तो आपको शुभ फल मिलते हैं। और उसके साथ सूर्य और चंद्र उसके शत्रु ग्रह है। मान लीजिए कि गोचर में या जन्म से या गोचर से दोनों अलग है, ये दोनों का मैं व्याख्या भी अलग करके आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि जन्म के सूर्य के ऊपर से ये राहु भ्रमण करता है, तो सूर्य 1 महीना एक राशि में रहता है, और राहु 18 महीने, 10 महीने और ऊपर 8 या 20 से 2 महीने कम। ये समय जब आता है तब आपातकाल मच जाता है, बहुत ही बुरा असर पड़ता है कुंडली पर और आप पर भी। अब मैं आपको बता दूं कि राहु की अब बात चल रही थी, तो जन्म का सूर्य, इसके ऊपर से गोचर का राहु, ये कई सारी परेशानियां दे जाती है। कई बार आपके पास ऐसी मुसीबतें आती है कि उसका कोई निवारण ही नहीं है, तो उसका कारण है सूर्य और राहु। सूर्य जन्म का जहां भी बैठा हो, उसके ऊपर से जब राहु का भ्रमण शुरू होता है तब कई सारी परेशानियां आती हैं। मैं आपको बता देता हूं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सूर्य कहाँ है, सूर्य की राशि कहाँ है, जन्म का राहु कहाँ है, गोचर का राहु कहाँ है, ये सब प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको पंचांग का सहारा लेना पड़ता है। समझ गए? पंचांग, कोई भी पंचांग उठा लीजिए, उसमें लिखा होता है कि यह राहु इस राशि में है, ये गोचर का राहु बोलते हैं, और जन्म का सूर्य एक ही जगह बैठा है। मान लीजिए कि 12 स्थान मैंने आपको जो बता दिए, 12 स्थान में कहाँ भी पंचम यानी सिंह राशि आ सकती है। अब जब ये राहु सूर्य से ऊपर से चलता है, तब वो उस स्थान में कई सारी परेशानियां आती है। मान लीजिए मैं 12 स्थान का भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि पहले ही स्थान में सिंह राशि है, और सूर्य को ऊपर से ये राहु परिभ्रमण करता है, तो अब लग्न स्थान में ही ये राहु, ये लग्न स्थान में ही सिंह राशि है, और सूर्य कहीं भी है, 12 स्थान में कहीं भी है, और वहां से राहु का भ्रमण शुरू होता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? और सिंह राशि आपकी लग्न स्थान में है, और आपका राहु सूर्य ऊपर से भ्रमण कर रहा है। लग्न स्थान यानी प्रमुख स्थान बोलते हैं। तो आपके दिमाग में कई सारे उल्टे विचार आना शुरू हो जाएंगे, और वो उल्टे सोच के कारण आपको धीरे धीरे घाटा होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं। आप ये सब करने शुरू भी कर सकते हो, आपने शुरू भी कर दिया, मगर ये जो राहु का भ्रमण है ना, वो आपको घाटा ही दिलाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके लग्न स्थान में सिंह राशि है और गोचर में सूर्य के ऊपर से राहु भ्रमण करता है, तो उस समय कोई भी नया काम शुरू न करे तो अच्छा है।
अगर आपको करना ही है तो किसी बड़े पंडित या किसी ज्योतिष आचार्य से संपर्क करके आप कर सकते हैं, या हमें भी संपर्क करके कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पंचम यानी सिंह राशि दूसरे स्थान में है और सूर्य के ऊपर से आपका राहु भ्रमण होता है, तो दूसरा स्थान यानी कुटुंब कैसा है, कुटुंब में कलेश हो जाएगा, पैसे में दिक्कत शुरू हो जाएगी। तीसरा स्थान में अगर ये सूर्य सिंह राशि है और मान लीजिए जन्म के सूर्य को ऊपर से गोचर का राहु भ्रमण होता है, तो तीसरा स्थान यानी भाई बंधु का भी बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। या आपको कुछ भी काम करना हो तो आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, या आपको कोई भी काम करते हो उसमें मन नहीं लग रहा है, या आप काम करते हो तो उस काम में कोई फायदा भी नहीं मिल सकता, छोटे छोटे काम में। इसके बाद चतुर्थ स्थान आता है। चतुर्थ स्थान जो बोल रहे हैं, चतुर्थ स्थान उसमें माता का स्थान भी आता है। माता को भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या ऐसा भी होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो आसपास में आपको थोड़ी परेशानियां भी आ सकती है। उसके बाद पंचम स्थान, वो मैं आगे भी बता चुका हूँ। वहां जब सूर्य राशि आती है तो ऐसा बोलते हैं आप पढ़ने लिखने में तो थोड़े होशियार होंगे, मगर ये राहु आपको पढ़ने लिखने नहीं देगा। उस समय अगर आपको जो अगर डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री आती है, तो बहुत सोच समझ कर आपको काम करना होगा, वरना आपकी जो डिग्री है वो आपको बिगड़ सकती है। अब मान लीजिए छठम स्थान, छठू स्थान यानी कि मामा का स्थान भी बोलते हैं, अलग अलग ये भी वहां भी देखा जाता है, वहां भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। सप्तम स्थान यानी आपका पार्टनर या आपकी पत्नी या आपके कोई रिश्तेदार भी होते हैं, वहाँ राहु का भ्रमण शुरू हो गया तो भी तकलीफ होती है। अलग अलग स्थानों में सूर्य जाए कहाँ भी हो या सिंह राशि जिस स्थान में होगी वहां आपको तकलीफें शुरू हो जाएगी। और मैं आपको एक और बताता हूं, चंद्र और गुरु, ये इसको गजकेसरी योग बोलते हैं। चंद्र और गुरु, वो चंद्र और गुरु ऐसा बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र और गुरु एक स्थान में यदि अगर बैठ जाए तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि चंद्र और गुरु जो है वो दोनों मित्र हैं। आगे भी मैंने बताया ना कि गुरु जहां भी दृष्टि करेगा वहां सुख मिलेगा। गुरु तो दृष्टि करेगा मगर चंद्र उसको अच्छा सपोर्ट करेगा। चंद्र गुरु साथ में रहेंगे तो अच्छे से अच्छा सपोर्ट करेंगे। अब आगे मैं आपको बताता हूं चंद्र और मंगल। चंद्र मंगल जो है लक्ष्मी कारक योग है। चंद्र और मंगल एक ही स्थान में अगर बैठते हैं तो आपको सारी जॉब मिल सकती है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अच्छा कमाते हो। मान लीजिए आप विदेश जाना चाहते हो तो विदेश भी जा सकते हो। चंद्र और गुरु बहुत कम कुंडलियों में देखा जाता है। 100 कुंडली में से 30% ही चंद्र और गुरु एक साथ में हमको दिखते हैं। उसमें भी अवस्थाएं छुपी है, बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब अवस्थाओं उसमें भी शामिल है। अगर मान लीजिए कि गुरु और चंद्र युवा अवस्था में है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही मुनाफा होने वाला है। आप जब चाहो तब आपको अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं आपका। अब आपको मैं बताता हूं कि
ऐसे कई सारे ग्रह है। मान लीजिए कि सूर्य सिंह राशि का हो तो भी आपको शुभ फल मिलता है। सूर्य के बाद चंद्र की कर्क राशि है। चंद्र अगर कर्क राशि में बैठ जाए तो भी आपको शुभ फल देगा, आपके कई सारे काम कर देंगे। चंद्र के बाद मंगल आता है। मंगल की 2 राशि, मेष राशि वो खुद की है और वृश्चिक राशि यानी 8वीं राशि वो भी उसकी है। इन दोनों राशि में अगर मंगल बैठता है तो आपको शुभ फल मिलता है। आपको मन में ऐसा भी होता है कि चलो भाई शुभ फल तो मिलता है तो हम भी जान ले क्या क्या मिलते हैं। तो कई सारे आर्मी के ऑफिसर जो आर्मी में काम करते हैं उसकी कुंडली में मैंने स्वगृही मंगल देखा है, मेष का या वृश्चिक का। कई बड़े खेती जैसे बोलते हैं, फार्म बोलते हैं, खेती बोलते हैं ना, जो जमीन से निकलने वाली चीज नहीं बोलते किसी के मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, कोई बोलते हैं 25 एकड़ मेरे पास है, कोई बोलते 10 एकड़ मेरे पास है। वो अच्छी से अच्छी जमीन उसको मिलती है। ये 2 प्रकार से मिलती है, या बाप दादा से भी मिल सकती है या अपने आप के कमाई के पैसे भी मिलती है। अगर आपका मंगल है अच्छा हो तो आप भूमि से निकलने वाली चीज में बहुत ही मुनाफा करते हैं। भूमि में निकलने सब कुछ आता है, अनाज भी आता है, पेट्रोल भी आता है, खनिज भी आता है। उस पे निकलने में से आपको सारा प्रॉफिट मिलता है। मंगल के बाद कौन आता है? बुध आता है। अब देखो बुध है ना, कुमार अवस्था बताइए इसमें, कुमार अवस्था। अब मान लीजिए कि आपका जन्म का बुध मिथुन में है या कन्या में है तो आप अच्छे से अच्छे एडवोकेट बन सकते हो। कई सारी एडवोकेट की मैंने कुंडली देखी है, उसका बहुत बढ़िया अच्छा से अच्छा बुध होता है। अब जब कोर्ट में जो दलील वो करते हैं ना तो सारी कोर्ट उसको देखने आती है। हाँ, आपका बुध अच्छा होना चाहिए तो आप अच्छे से अच्छे एडवोकेट बन सकते हो। अब देखो एजेंट का क्या काम होता है कि उसका कस्टमर को समझाने का। आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको कस्टमर को समझाकर सही रास्ते से, गलत रास्ते से नहीं, सही रास्ते से अच्छे समझाकर कस्टमर को आप अपनी ओर खींचना चाहते हो तो आपको तो पहला आपका बुध अच्छा होना चाहिए। कुंडली दिखाओ, देखो आपकी कुंडली कन्या का यानी कि 6ठी राशि, मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर की राशि, इसका अगर आपका बुध हो तो आप अच्छे से अच्छा एजेंट बन सकते हैं। एजेंट के मामले में आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो। बुध, इसके बाद कौन आता है? गुरु। इसकी भी 2 राशि है, एक धन राशि और मीन राशि, आगे भी मैंने बताया। पर मान लीजिए कि धन राशि और मीन राशि का गुरु हो, वो तो खुद की राशि हो गई, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। किस तरह से? मान लीजिए कि आपका गुरु अच्छा है तो आप क्या करोगे? आप तीर्थ यात्रा पे जाओगे, 4 धाम की यात्रा करोगे, निश्चित है 4 धाम की यात्रा आप कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी यात्रा नहीं हो रही है तो घर में आप इतनी पूजा पाठ करते हो कि 4 धाम की यात्रा आपकी हो जाती है। बहुत से मंदिरों में आपके दर्शन करने का योग हो रहा है। आप अच्छे से अच्छा काम करते हो, पंडित को खिलाते हो, साधु संत को खिलाते हो या कोई गरीब को खिलाते हो, कोई भी आदमी को आप खिलाते हो, वो भी अच्छा काम है, पुण्य का काम है। मतलब है गुरु जिसका अच्छा होता है ना, वो पुण्य के काम बहुत करता है, उसके हाथ से हो ही जाता है। मान लीजिए कि कोई लड़का या लड़की पढ़ रही हो, उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, लिखने के पैसे नहीं है, तो आप वहां जाओगे, आप खुद के पैसे से वो लड़का या लड़की को आप पढ़ाओगे। ये बुध आपका, अरे गुरु आपका अच्छा हो तो, मीन या धन का हो तो, मैंने कई कुंडली की रिसर्च की है कि मीन का गुरु है, धन का गुरु है
तो आपके हाथ से बहुत दान पुण्य होंगे, बहुत दान पुण्य होंगे, और आपको दान करके बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। हाँ, कई लोग तो दान करते हैं मगर क्या है, दिल में मन में जरा खोट रखते हैं, यार ये आ गया, बाबा आ गया, ये पंडित आ गए, ये गरीब आदमी आ गया, मेरा पैसा चला गया। मगर आपको ऐसा नहीं होगा। जिसका भी गुरु अच्छा हो वो दान पुण्य के मामले में बहुत ही अच्छा करते हैं और करके खुश होते हैं। बेनिफिट वाली बात ये है। गुरु के बाद कौन आता है? शुक्र। ये कलयुग है भाई, कलयुग में तो शुक्र अच्छा होना ही चाहिए। वो शुक्र की 2 राशि है। कौन कौन सी? एक वृषभ और एक तुला। इस कलयुग में अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप बहुत लकी इंसान है। बोलिए कैसे? देखो भाई, शुक्र जो है ना वो अच्छी अच्छी चीजों खाने का शौकीन होता है। हाँ, जिसका भी शुक्र अच्छा हो ना वो महीने में 8-10 बार होटल में जाता है, अच्छा अच्छा भोजन करता है। मैंने देखा है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। अच्छे शुक्र जो वृषभ और तुला का जो शुक्र हो गया तो वो आदमी बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। बढ़िया का मतलब महंगे पहनते हैं। सस्ता वाला तो उसको जचता ही नहीं, वो पहनता ही नहीं। अरे भाई नहीं, ये तो सस्ता वाला नहीं पहनेंगे तो बढ़िया वाला पहनेंगे। ये शुक्र के लक्षण है। मान लीजिए कि वृषभ और तुला का शुक्र है आपका, तो बूट, चंपल, मोजा, चश्मा, बाइक अच्छी से धो के ठीक कर देते हैं। अगर 4 व्हील है तो 4 व्हील बहुत अच्छी रखते हैं। घर है खुद का तो रंग भंग करा के, पेंट करा के बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। शुक्र का पावर ऐसा है। और आप बढ़िया बात तो ये है, अब ये मैं कह देने जा रहा हूँ, ये सब तो आप पैसे से कर सकते हो। मगर आपकी कुंडली में वृषभ या तुला का शुक्र है तो आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी, हाइट होगी, बॉडी होगी, स्मार्ट दिखोगे आप पर्सनालिटी वाले इंसान बंदे हो जाएंगे। आप जहां भी जाओगे आपका जय जयकार हो जाएगा। देखते ही बोलते हैं वाह क्या बंदा आता है। हाँ, शुक्र का ऐसा पावर है भाई। शुक्र का पावर कम मत समझो। शुक्र तो आपको बहुत फल देता है। हाँ, दूसरी बात करो तो मैं कहना भूल ही गया, अगर आपका शुक्र अच्छा है वृषभ या तुला का तो आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरे आपके भाई या आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी हो वो ना हो, मगर आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, और बीवी भी अच्छी मिलेगी। मान लीजिए कि लड़का है, उसका शुक्र अच्छा है तो बीवी बहुत बढ़िया मिलेगी, फर्स्ट क्लास मिलेगी, टकाटक मिलेगी, उसमें कोई चांस ही नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि लड़की के ग्रहों के अंदर शुक्र अच्छा है, उसको तो गुरु अच्छा होना चाहिए, मगर आजकल के कलयुग है भाई, उसका शुक्र अच्छा हो तो लड़का तो अच्छा मिलेगा ही भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैंडसम मिलेगा, स्मार्ट मिलेगा। शुक्र के कारण ये सब है। खान पान में बहुत होशियार होगा। ये शुक्र के लक्षण है भाई। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि शुक्र अच्छा हो ना भाई तो आपके कोई ऐसा काम नहीं होता को आप जो नहीं कर सकते। आपकी जो इच्छा है वो आप सभी परिपूर्ण करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? शनि, शनिदेव, वो तो न्यायाधीश का देव है भाई, उसके आगे कुछ भी नहीं चलता भाई। अब देखो मकर या कुंभ का शनि हो तो क्या होगा? देखो मकर और कुंभ ये शनि की स्व राशि है। ठीक है। मकर और कुंभ इसकी स्व राशि है, तो मकर और कुंभ उसकी स्व राशि है, तो शनि क्या बेनिफिट देगा आपको? तो ये आदमी बहुत पढ़ेगा, बहुत लिखेगा, बहुत सारी डिग्री हासिल करेगा, पीएचडी तक तो कोई ऐसे पलक झपके पास कर देगा। हाँ, 10वीं भी पास, 12वीं भी पास, ग्रेजुएट पास, एमए पास, पीएचडी में पास। हाँ, देखो आपका शनि अच्छा है तो आपको बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। किसी भी डिग्री का आप देना ठान लो ना तो डिग्री चल के आपके पास आएगी। मेहनत कराएगा शनि, मेहनत बहुत कराएगा।
अब शनि की ये खूबी है, अब देखो कई सारे लड़का लड़की बोलते हैं कि भी यार ग्रामर तो अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स यानी कि गणित वो भी ठीक नहीं है, तो विषय वो छोड़ देते हैं। मगर शनि जो है वो सबसे बढ़िया से बढ़िया जो लोग छोड़ देते हैं ना, वो शनि पकड़ लेता है और अच्छे अच्छे मार्क लाता है। हाँ ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपका शनि अच्छा है तो जो बंदे जो लोग काम छोड़ देते हैं कि हमसे काम नहीं होगा, और शनि वाला इंसान जब पकड़ता है तो उसके काम फौरन होता है। ये शनि की ताकत है। देखो जिसका भी शनि अच्छा है ना, उसका ग्रामर बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजी इंग्लिश विषय ले लो, गुजराती विषय ले लो, संस्कृत ले लो, मराठी ले लो, उर्दू ले लो, कोई भी विषय ले लो, उसका बढ़िया से बढ़िया ग्रामर होगा। तो समझ लेना इसका शनि अच्छा है। ये शनि की खूबी है भाई। मैंने ये भी देखा है कि साइंस का जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसका भी शनि बहुत बढ़िया होता है। साइंस में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाता है, वो शनि की खूबी है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक, उसका भी शनि बहुत अच्छा होता है, बहुत तरक्की करते हैं, बहुत रुपया कमाता है, खूब रुपया कमाता है। शनि का ये पावर है। मगर शनि में क्या होता है, एक थोड़ा भेद है उसमें। जिसका भी शनि पावरफुल होगा, स्वगुणी होगा, वो इंसान एकांत में बैठना ज्यादा पसंद करेगा। वो उसको भीड़ भाड़ बहुत कम होती है। जहाँ भीड़ होती है, मेला होता है, वहां जाने से वो बहुत पीछे हटता है। वो किसी भी एकांत जगह को बहुत पसंद करेगा। ये शनि की खूबी है। शनि की एक और भी खूबी है, जिसका शनि अच्छा होगा उसको आता तो सब कुछ है, मगर बोलेगा नहीं अपने मुंह से। अपने मुंह से नहीं बोलेगा, अपनी तारीफ वो खुद नहीं करता। हाँ, कोई करता है तो करने देता है, मगर वो बंदा अपनी तारीफ अपने मुंह से कभी भी नहीं करेगा। मगर सब लोग उसको बहुत तारीफ करते हैं कि यार भाई इस बंदे में तो ये बात है भाई। ये शनि है भाई। सने सने चलता है मगर काम बहुत करता है। शनि के बाद कौन आता है? राहु। राहु के बाद कौन आता है? केतु। राहु में क्या होता है, बुध की जो राशि आती है उसमें अगर जो बैठ जाए वो भी बहुत शुभ फल देते हैं। विदेश गमन बहुत बढ़िया कराता है राहु। कई बार मैंने देखा है, राहु जब अच्छा फल देने लगता है तो विदेश गमन कराता है, और विदेश गमन जाके भी कई सारे रुपये कमाता है, ढगलों रुपये कमाता है। गांव में एक रुपया भी नहीं कमाता, मगर विदेश चला गया ना, बहुत रुपया कमाएगा, बहुत इज्जत कमाएगा। राहु केतु की खासियत है। अब देखो मैंने ये सभी ग्रहों के आपको बोल दिए कि सूर्य से लेके केतु तक अच्छा ग्रह होता आपको क्या बेनिफिट मिलता है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। ये तो अच्छा मैंने बोला, थोड़ा ज्योतिष शास्त्रों में बुरा भी है, थोड़ा बुरा मतलब में अशुभ फल भी मिलते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पंडित जी हमें कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है, हम सबके काम करते हैं मगर हमारा काम कोई नहीं करता। ऐसा होता है मित्रों, कई बार ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। सूर्य जो है नवग्रह है ना, नवग्रह, उसमें राजा कौन है? सूर्य। ठीक है, सूर्य आपकी कुंडली में अभी खराब है, सूर्य आपकी कुंडली में खराब है या अशुभ ग्रह से के साथ बैठ जाता है, तो आपकी जस यानी यश की रेखा जो बोलते हैं ना, गुणगान गाते हैं, वो आपका कोई नहीं गाएगा। आप चाहे कितना भी किसी के साथ काम कर लो या किसी का सब काम कर लो, मगर आपको वो यश नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें सूर्य बलवान नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। और किसी किसी बंदे में आप देखो किसी का भी काम नहीं करता है, कुर्सी पे बैठा रहता है, तो सभी उसको गुणगान गाते हैं। अगर ये बोले तो भाई थोड़ा पानी ला दो तो दूध लागेगा, बोलेगा ना भाई थोड़ा चाय नाश्ता लो तो खाना लेके आएंगे। ऐसा क्यों? उसकी जो जन्म कुंडली है ना, उसमें बलवान सूर्य होता है। ये सूर्य एक राजा है। और आपको देखो राजकारण यानी के पॉलिटिक्स, वो धारासभ्य बोलते हैं ना, चुनाव इलेक्शन सब बोलते हैं, इसमें अगर आपको आना है, अगर उसमें आपको रुचि है,
तो आपका पहले सूर्य देखा जाता है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप बहुत बढ़िया पॉलिटिक्स बनेंगे, जनता की बहुत सेवा करेंगे और जनता भी आपको बहुत चाहेंगी। ये सूर्य का बल है भाई, क्योंकि सूर्य राजा है और सूर्य जिसका अच्छा हो ना उसका मगज भी थोड़ा स्ट्रांग रहता है, गर्म रहता है भाई, ऐसा है भाई। अब देखो सूर्य के बाद हम दूसरे ग्रह ले लेते हैं, चंद्र। अगर आपकी कुंडली में चंद्र अच्छा हो या चंद्र से कई सारे लाभ भी होते हैं। चंद्र के इतने सारे लाभ है कि एक एक करके आपको गिनाऊं तो सारी पुस्तक लिख जाएगी। ऐसा है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये ग्रहों को अब हो गया, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूं अष्टोत्तरी दशा और विषोत्तरी दशा। चलो टाइम दो वीडियो को ले जाओ। अष्टोत्तरी दशा और विषोत्तरी दशा 24 मिनट પેલી 20 ને આ 24 ને થયું કલાક પૂરો 40 मिनट થઈ ગઈ। भूलना खुद। अब आपको मैं बता दूं अष्टोत्तरी दशा और विषोत्तरी दशा। अष्टोत्तरी जो दशा है उसमें 108 वर्ष की आयु सीमा ऋषि मुनि ने देखी और दूसरी दशा विषोत्तरी होती है। विषोत्तरी में क्या होता है, 1 से लेके 20 तक, 100 साल और ऊपर 20 तक। अभी तो क्या है कि इतनी कोई आयुष किसी की लगभग होती नहीं है। पहले के जमाने में इतनी लंबी लंबी आयुष होती है। अब तो जमाने में क्या है कि 60 साल 70 साल 80 साल में सब लड़खड़ा जाते हैं, मर जाते हैं। कोई बंदा जी जाता है ऐसा बात भी नहीं है। मैं आपको बता दूं मित्रों कि अष्टोत्तरी दशा और विषोत्तरी दशा ये दोनों ऋषि मुनियों की देन है। मान लीजिए कि उसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसमें आता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसमें आता है। इसके हिसाब से आप गणित के हिसाब से करते हो तो आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। मान लीजिए कि किसी अच्छे ग्रह की दशा विषोत्तरी में शुरू हो गई तो आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। मान लीजिए कि विषोत्तरी दशा से आपको कोई अशुभ ग्रह की आपकी दशा शुरू हो गई तो आपको नुकसान होगा। यह भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ग्रह जो है संपूर्ण शुभ फल नहीं देता और कोई भी ग्रह है अशुभ फल नहीं देता। उसको भी बहुत सोच समझकर हिसाब से करना पड़ता है। उसको पंचदार मैत्री भी बोलते हैं। आपकी जन्म कुंडली में पंचदार मैत्री में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु ये शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं या शत्रु बैठे, ये तरह देखना पड़ता है। उसके बाद ये दशा में देखना पड़ता है। अब देखो मान लीजिए कि कोई के कुंडली के अंदर दशा तो शुभ चल रही है। अब कई कई बंदे हमारे पास आता है और बोलते कि यार हमारी तो सूर्य की दशा चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, गुरु की चल रही है, शुक्र की चल रही है, मगर हमारा तो काम ही नहीं होता। तो उसमें ऐसा है, दशा के अंदर प्रति अंतर दशा भी आती है, समझ गए। सूर्य की दशा चल रही है मगर उसके अंदर प्रति अंतर दशा जो खराब होती है वो आपको अशुभ फल देगी। उसका भी टाइम निश्चित है, उसका भी टाइम निश्चित है। ऐसा नहीं कि वो खराबी देगी। वो प्रति अंतरदशा सूर्य के अंदर मान लीजिए कि राहु की अंतरदशा शुरू हो गई तो सूर्य और राहु तो शत्रु हो गए। तो उस टाइम उस समय जो ऋषि मुनि ने पंचांग में लिखे वो आपको बुरे बुरे लगेंगे। अब मान लीजिए कि सूर्य के अंदर चंद्र की दशा के अंदर अंतरदशा सूर्य की दशा चल रही है और उसके अंदर चंद्र की प्रति अंतरदशा शुरू हो गई तो वो समय आपका बुरा, वो समय आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सूर्य और चंद्र मित्र है ना भाई। इसीलिए मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है और उसके अंदर प्रति अंतर दशा चंद्र की चल रही है तो क्या होगा। तो मैं बता देता हूं आपको
आपका वो समय अच्छा रहेगा। गुरु के अंदर राहु की प्रति अंतर्दशा चल रही है। प्रति अंतर्दशा बहुत ध्यान से समझिए, प्रति अंतर्दशा एक अलग है और दशा अलग है, ये दोनों में बहुत फर्क है, डिफरेंट है। गुरु के अंदर राहु की प्रति अंतर्दशा शुरू हो गई तो आपका समय थोड़ा अशुभ लगेगा या क्या आपको तकलीफ हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। और गुरु के अंदर मानो कि चंद्र की प्रति दशा शुरू होगी तो आपका काम सब अच्छे हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि चलो मैं बोल तो रहा हूं कि भाई गुरु के अंदर चंद्र, सूर्य के अंदर राहु, मगर आपको पता कैसे चलेगा? मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है, उसके अंदर चंद्र की प्रति अंतर्दशा शुरू हो रही है, तो चंद्र के स्वामी कौन? कर्क राशि। कर्क राशि जहां भी वर होगी वहां आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लेना कि भाई गुरु के अंदर चंद्र की प्रति अंतर्दशा शुरू हो गई है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ आ रहा है? आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ये मेरा वीडियो है मगर आपको उसको थोड़ी ज्योतिष की भी सहायता लेनी पड़ेगी। किलो सही को टाइप करना तो हो गई सही है, जो तो मैंने खबर पड़ा सही कर दो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मित्रों, ये ग्रहों का खेल होता है, उसमें सब अलग अलग आता है, बराबर। अगर आपको किसी भी ज्योतिषी सहायता जरूर होती है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री देव।